हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर स्टॉक के बारे में, वो है इरेडा। एंड काफ़ी सारे आप लोगों के जो सवाल है वो इसी एक जवाब में, मतलब एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे जवाब यहाँ पे मिलने वाले। ऑब्वियसली वीडियो कोई रिकमेंडेशन के फॉर्म में नहीं होता है, मैं हमेशा आपके सामने लॉजिक रखता हूँ, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। ठीक है, क्या रिस्क रहेगी, प्लस क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। क्योंकि देखो, स्टॉक बोला तो भाई वो भागेगा, एंड स्टॉक बोलेगा तो वो गिरेगा भी। ठीक है, और जैसे मैंने हमेशा आसान भाषा में आपको समझाया है, तेज़ी में कोई सवाल नहीं पूछे जाते, मंदी में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला। बट चलिए स्टार्ट करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ। मतलब आज के दिन इरेडा की बात करें तो भाई साहब कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल गई। आज 11% से भी तेज़ भाग गया, ऐसे कैसे? अभी तो 5-5% की तेज़ी नज़र आती थी, तो 11-11.5% कैसे भागा? तो एकदम बेसिक सी चीज़ें, ऑब्वियसली जो शेयर मार्केट में बहुत समय गुजार चुके हैं तो उनके लिए टाइम पास वाली चीज़ें, बट किसी ना किसी की तो शुरुआत होती है भाई। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, सर्किट फिल्टर रहता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक कितना भागेगा कितना गिरेगा उसका लिमिटेशन होता है। जैसे कि 2% का एक फ़िल्टर होता है, 5% का फ़िल्टर होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ 10 का भी देखने को मिल जाता है, 20 का भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सर्किट फिल्टर इरेडा का पहले कितना था? 5%। मतलब एक दिन में, एक ट्रेडिंग सेशन में इरेडा मैक्सिमम 5% ऊपर भाग सकता है, अपर सर्किट लगा सकता है, या फिर 5% लोअर सर्किट। एंड ये जो सर्किट फिल्टर्स होते हैं ना दोस्तों, ये एक्सचेंज बार बार चेंज करता रहता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो सर्किट फिल्टर है किसका, इरेडा का, वो बदल दिया, रिवीजन कर लिया। और सिर्फ इरेडा के नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, ये पॉपुलर है ना, इसीलिए। सो कितना चेंज कर दिया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले 5% यहाँ पे था, अभी उन्होंने 20% कर लिया। मतलब एक दिन में इरेडा 20% भाग भी सकता है, एंड या फिर और 20% गिर भी सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिसेंटली ही इरेडा में हम लोग को 5% की तेज़ी देखने को मिली थी, बिकॉज ऑफ Q4 के जो बिजनेस अपडेट भी उन्होंने सामने दिए थे। ठीक है, अपडेट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे अपडेट्स थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई कितने लोन उन्होंने सैंक्शन किए। तो 37,354 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन उन्होंने डिसबर्स किया है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप लोन दोगे तो ही तो उसके ऊपर ब्याज कमाओगे। अगर आप लोन ही कम दोगे तो ब्याज क्या ही कमाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे ज़रूर रहता है। ऑब्वियसली ज़्यादा लोन देना मतलब कंपनी अच्छी हो गई नहीं, ज़्यादा लोन दिया है बट उसका वसूली भी होना भाई, वापस भी तो आना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 लाख देते हो, ठीक है, तो मुफ्त में थोड़ी ना दोगे, तो वापस, मतलब इरेडा जैसी कंपनी का काम क्या होता है कि भाई वापस आएगा तो 11 लाख लेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मतलब 1 लाख का मुनाफा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि अगर आप 10 लाख दे रहे हो तो बड़ी बात नहीं भाई, वापस वो 11 लाख आने चाहिए। कल आप 10 करोड़ दो चलेगा, बट बाद में कहोगे कि 10 करोड़ दे दिए तो 8 ही करोड़ रहे, अरे भाई 2 करोड़ का तो घाटा हो गया, मतलब चूना लगा दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लोन बांटना अच्छी बात रहती है, बट रिकवरी भी होना उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एनपीए पढ़ते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि कितने लोन बांटे हुए खतरे में हैं। ये चीज़ें समझ में आ जाती है। एनपीए मतलब क्या कि भाई इतना इतना टाइम हो गया, ये तो पैसा नहीं दे रहा है भाई, समझ लो कि इतना पैसा खतरे में करके, और फिर उसी के हिसाब से प्रोविजन भी करना पड़ता है। तो एनबीएफसी में जाओगे, फाइनेंस वाली कंपनी में जाओगे, तो ये डेटा पढ़ना पड़ता है। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, पूरा जो लोन बुक है वो अभी लगभग 26% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। अच्छी बात है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम बात करें तो अगर आप इरेडा में जाने का प्लान कर रहे हो तो इसमें एक गोल्डन पॉइंट था, जिसके चलते इरेडा में ज़बरदस्त स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो स्कोप कब देखने को मिला था? 5 दिसंबर को। क्या हो गया 5 दिसंबर को? तो आप सरकार के वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 5 दिसंबर को तो सबसे पहले इरेडा ने अनाउंस किया कि भाई हम लोग रिटेल डिवीजन में भी क्या करेंगे, लोन बांटना स्टार्ट करेंगे। पहले वो क्या करते थे कि रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड फाइनेंस करते थे, लोन बांटते थे, बट सिर्फ सरकार के प्रोजेक्ट्स को ही बांटते थे। अभी सरकार में तो देखा गया, अब पकड़ लो B2B, पकड़ लो B2G, पकड़ लो। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम B2C भी जा रहे हैं, मतलब B2 कंज्यूमर भी यहाँ पे जा रहे हैं। एंड आपको पता ही है, रूफटॉप सोलार की अगर बात करें, इतना बड़ा मार्केट है। सो उन्होंने ये जो बात बोली रिटेल डिवीजन, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 5 तारीख को उन्होंने यहाँ पे पहले बोला कि हम तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम रिटेल डिवीजन में भी जा रहे हैं करके। एंड देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, कुछ ही चंद दिनों के बाद इरेडा ने क्या कर दिया, अपना पहला क्विक लोन सैंक्शन भी कर दिया। फर्स्ट लोन अमाउंट अप टू कितना, 58 करोड़।
ठीक है, अंडर कुसुम योजना जो हम लोग को देखने को मिल रही थी वही रूफटॉप से रिलेटेड। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड डेफिनेटली एक इमर्जिंग मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं ये कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जैसे कि आपको बताया भाई, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज मतलब क्या कि रिस्क भी तो रहेगी भाई। ठीक है, एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा इरेडा का, तो भाई ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलर रूफटॉप की बात करें, तो इसकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली, सरकार भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जो जो यहाँ पे रूफटॉप से रिलेटेड अपना मतलब चीज़ों को सेटअप करना चाहेगा उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इरेडा तो है ही अवेलेबल। तो ये एडवांटेज है कि जिस सेगमेंट में काम करे जहाँ पे क्या है, जी है, बोले तो ग्रोथ। बट इसमें रिस्क क्या है? रिस्क तो भाई हर किसी चीज़ में रहती है। तो सबसे पहले रिस्क की अगर मैं बात करूँ भाई, ये तो है सरकारी कंपनी। अभी सरकारी कंपनी है तो इसमें कोई भाई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी ऐसी चीज़ें नहीं होती है। सरकारी कंपनी में प्रॉब्लम क्या रहता है सबसे बड़ा, कि इनके डिसीजंस कंपैरेटिवली स्लो रहते, कंपैरेटिवली। ठीक है, इधर से अप्रूवल चाहिए, उधर से अप्रूवल चाहिए एंड बहुत बार मिसमैचिंग भी होता है। और ये बोलने वाली चीज़ नहीं है, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी है जो कि रिसेंटली हम लोगों ने देखे भी थे। जस्ट लाइक अगर हम 2021 का एग्जाम्पल पकड़ ले IRCTC, तो आपको बताइए 25% क्रैश हो गया था IRCTC। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोल दिया भाई जो आपका कन्वीनियंस फी है IRCTC जो कमाती थी वो हम लेंगे करके, सरकार ने बोल दिया। तो भाई जैसे ही चीज़ें आ गई सामने तो सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक यहाँ पे तो क्रैश ही हो गया करके। ठीक है, कितना मांगा था, और वो भी 50% के आसपास मांगा था। तो भाई कंपनी के रेवेन्यू में बचेगा क्या और प्रॉफिट में क्या बचेगा? सो इतना हो हल्ला मचा कि बाद में यहाँ पे क्या हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब सरकार ने ही इस डिसीजन को कन्वीनियंस फी वाला विड्रॉ कर लिया, और जैसे विड्रॉ किया तो स्टॉक रिकवर हो गया। सो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें बहुत होती है, और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। जैसे कि HL का एग्जाम्पल ले लो, HL में बोला कि भाई स्टॉक स्प्लिट करेंगे करके। ठीक है, एंड बाद में उन्होंने स्टॉक स्प्लिट क्या कर दिया, यहाँ पे डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, जो कि बाद में उन्होंने दिया बट तभी स्टॉक यहाँ पे गिरा था। सिमिलर वे इरकॉन इंटरनेशनल में भी हुआ था, पहले उन्होंने बोनस स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट की, बाद में उन्होंने बोला अरे बाद में देखेंगे करके। तो इस प्रकार के काफ़ी सारी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। तो सरकारी कंपनीज में अगर आप जाओगे तो ये वाला एक फैक्टर हम लोग को काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल चुका है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ऐसी बात नहीं कि भाई प्राइवेट कंपनीज में नहीं होती है, प्राइवेट में भी होता है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस ने बोला था भाई हम तो स्प्लिट देंगे, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो होता है, ये सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, खास करके ऐसी चीज़ों के बाद स्टॉक्स को डैमेज भी काफ़ी यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये कंक्लूजन आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए डिसीजन वाइज, कि ये एक सरकारी कंपनी, इस प्रकार की चीज़ें आपको मतलब फेस करनी पड़ सकते हैं एंड ये अनकंट्रोलेबल इवेंट है, हम और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कल चाहे तो इरेडा अनाउंसमेंट कर दे कि भाई हम बोनस दे जस्ट फॉर एग्जांपल, और बाद में विड्रॉ कर ले, हम क्या ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों रिस्क फैक्टर का सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंपटीशन। यस, इरेडा अगर फिलहाल देखा गया तो पहले क्या कर रहा था, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड फाइनेंसिंग अकेला ही कर रहा था। अभी बड़े बड़े दिग्गज 4-5 प्लेयर आते हुए देखने को मिल चुका है जो कि सरकार के ही है। SBI भी अभी इसी सेगमेंट में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, PNB भी कर रहा है, कैनरा बैंक भी कर रहा है एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी रूफटॉप सोलर को यहाँ पे फाइनेंसिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। सो मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। और क्या सरकारी इतने ही बैंक से और भी बैंक से, तो वो भी हम लोग को धीमे धीमे करके इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिलने वाले। तो इनका जो बिजनेस है वो धीमे धीमे बाकी प्लेयर्स भी, सरकारी प्लेयर्स ही हम लोग को ईट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अभी तक प्राइवेट्स की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रिस्की फैक्टर है जिसके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि मार्केट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ही धाराशाही होगा करके, मार्केट काफ़ी बड़ा है तो ज़रूर हर किसी के लिए अच्छा खासा स्कोप है। बट हाँ, अकेले चलने में मज़ा ही कुछ और रहता है। वो जो मज़ा चल रहा था इरेडा का वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चल रहा था, अभी ये बाकी कॉम्पिटिटर्स भी बाजार में उतर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टेम्पररी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भाई, तो इलेक्शन का माहौल है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि ये एक सरकारी कंपनी है। उस पोस्ट के ऊपर कौन बैठेगा, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो डिपेंड कराएगा कि ये कंपनी कहाँ पे जाएगी करके। इसका एग्जांपल मैंने हमेशा आप लोगों को आसान भाषा में दिया है, कौन सा, BMW गाड़ी पकड़ लो, मर्सिडीज़ पकड़ लो, जो भी लग्जरी गाड़ी आपको पकड़नी पकड़ लो। वो गाड़ियाँ कैसी होती है, अच्छी होती है भाई। ठीक है, आप 100, 150, 200 पे भी चला सकते हो, बट जैसे मैंने कहा कि वो गाड़ी अच्छी है, वैसे ये इरेडा भी BMW, मर्सिडीज़ जैसी अच्छी अच्छी गाड़ी है, अच्छी अच्छी कंपनी है, बट उसका ड्राइवर कौन है ये मैटर करता है भाई। ठीक है, अगर ड्राइवर उस पर बैठ गया, कोई मंत्री जी नए आगे बोलते हैं कि अरे यार इसमें कोई इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हम बाकी और भी कंपनीज़ को यहाँ पे चांस देंगे, तो मतलब बैंड बज गई, समझ रहे हो। एंड अगर यहाँ पे नए मंत्री जी अगर कोई आ जाते या फिर वही रहते और कहते कि नहीं हम इसको और स्केल करेंगे और पैसा देंगे, फंड रेजिंग करेंगे, और अभी हाल ही में ही किया था, और फंड रेजिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटेंगे,
अगर ऐसा करेंगे तो स्टॉक उड़ेगा। तो ये पूरा इफ बट का खेल है एंड फिलहाल इलेक्शन का माहौल है, आपको पता ही है। तो ये अनसर्टेनिटी जरूर शॉर्ट टर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो कुल मिला के देखा गया भाई, ये कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट ये सारे रिस्क फैक्टर आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। जितने भी सरकारी कंपनी क्या वो बर्बाद हो गई है क्या? बर्बाद मतलब क्या, फ्रॉड हो गया कि उसमें ऐसा नीचे आ गया? नहीं। तो बट डिसीजंस मैटर करते हैं कि वो कंपनीज को बिजनेस बार बार मिलना चाहिए। अगर आप इनका बिजनेस ही बंद कर दोगे तो कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाएगी, फिर प्रॉफिट कहाँ पे, फिर अर्निंग कहाँ पे, ईपीएस कहाँ पे, ग्रोथ कहाँ पे? तो स्टॉक तो एक ही रेंज में तो चलता रहेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। बाकी देखा गया 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर देखा गया तो प्रमोटर के पास ही ज़्यादा है, पब्लिक के पास है। प्रमोटर में वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सरकार ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार बेच कर पब्लिक को बेचकर यहाँ पे भाग जाएगी करके। तो इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पे होती नहीं है। सो ये वाले पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होनी चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से काम यहाँ पे करना है, इमोशंस में होके डिसीजंस नहीं लेने हैं। याद रखना, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कंपनी खराब नहीं है, बट हाँ इनमें भयंकर पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो चीज़ें डिफेंस में देखने को मिलती थी, जो चीज़ें रेलवे में देखने को मिलती थी, एक 2-2 साल स्टॉक्स नहीं चलते, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 महीने में ही इतना भागेगा कि फिर बाकी पूरी दुनिया का फोकस उस पर आएगा। तो वो नहीं करना है हमें। अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तेज़ी है, आज अच्छा भागा है इसीलिए खरीद रहा हूँ, कल अगर यही 11% नीचे आएगा तो मुझे खराब लग रहा है। भाई ये शेयर मार्केट है, ये ऐसा ही चलता है, ठीक है। 5% जो सर्किट लगाएगा अपर साइड पे, वो 5% लोअर साइड पे भी सर्किट लगाएगा। बीच में हम लोगों ने देखा है। तो जो 11% आज भागा है वो 11% गिरने का भी दम रखता है, ठीक है। प्रोवाइडेड वो गिरावट इंटरनल इश्यूज़ के चलते होनी नहीं चाहिए। बस इतना ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखना होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।